गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं पूजा आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज एक नई क्लास में, जिसमें हमने अभी तक जो संविधान के बारे में पढ़ा है उसकी हम आज एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताए जाएंगे और आपके जो अभी तक कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाएगा। उम्मीद है आपकी सबकी क्लासेस अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश संसद, भारतीय वायसराय या कैबिनेट मिशन। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946। 1946 में जो कैबिनेट मिशन लाया गया था उसके द्वारा ही हमारा संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कार्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में तब डिमांड की थी आधिकारिक रूप से कि हमारी संवैधानिक सभा बननी चाहिए। इन्होंने आधिकारिक रूप से मांग करी थी। ब्रिटिश संसद का इसमें कोई लेना देना नहीं था संविधान सभा में। जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उसने ब्रिटिश संसद ने यह मान्यता दी थी या हमें संविधान सभा बनाने के लिए अनुमति दी थी। तो इसमें ब्रिटिश संसद का कोई कार्य नहीं था। भारतीय वायसराय, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो संविधान सभा का गठन था वो हमने 1946 में कैबिनेट मिशन जो लाया गया था उसमें संविधान सभा का हमने गठन किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की 3 बैठकें करी गई थी। उसमें पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946। दो दिन के गैप में ही तीनों बैठकें करी गई थी, जिसमें 11 दिसंबर आएगा फिर 13 दिसंबर आएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक करी गई थी। 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946 को, इन डेट का कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों डेट्स का। तो 9 दिसंबर 1946 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा पहली बार अस्थायी सभा जो बनाई गई थी, हमारी जो सभा बनाई गई थी उसमें निर्वाचन नहीं किया गया था। सभा को चलाया जा रहा था कि हमारी सभा में जो सबसे बड़े या बुजुर्ग जो भी सबसे बड़े होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सभी बातों का उनको नॉलेज सबसे ज़्यादा होगा, तो हम किसको बनाएंगे या किसको बनाया था हमने? इसका आंसर सही होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये एक सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को इनको स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर, इनका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में इनका कोई नाम नहीं था। तो हमारा आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी रहेगा। क्वेश्चन 4, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो मैंने अभी आपको बताया, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसमें पूरे टोटल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और इसका कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। ये हमारी 29 जुलाई 1947 को
हमारी प्रारूप सभा का गठन किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। जुलाई 1947 में। क्वेश्चन 6 पर मूव करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अंदर कौन कौन शामिल किए गए थे प्रारूप समिति में? बताइए कौन कौन शामिल थे इसमें। सबसे पहले अध्यक्ष तो कौन थे हमारे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक थे TT कृष्णमाचारी, एक N माधवराव, और 3 सदस्य कौन से छूट रहे हैं हमारे? गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान थे, उनकी जगह TT कृष्णमाचारी को लाया गया था। DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी को लाया गया था। और PL जो मित्र थे, उनकी जगह N माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इस तरह 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति से ना पंडित जवाहरलाल जी का लेना देना था, ना राजगोपालाचारी, ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको संघीय समितियां दी गई थी और ये दोनों इन समितियों में शामिल नहीं किए गए थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जो हमारी संविधान सभा बनाई गई थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? सबसे पहले 389 सदस्य थे। इसमें कौन कौन शामिल किए गए थे? 389 सदस्यों में ब्रिटिश शासन से कितने थे? 296, और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। इसमें भी 292 प्रांतों से थे और उच्चायुक्त प्रांत से 4 सदस्य लिए गए थे। इस तरह 389 हमारा आंसर सही हो जाएगा, 389 सदस्य। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? जो हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें संविधान को बनाने में ऐसा तो नहीं था कि 1 या 2 दिन में हमारा संविधान पूरा कर दिया गया। पूरा जो 60 देशों का हमने संविधान पढ़ा था, उसको पढ़ के जो हमने एनालिसिस किया और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने हमारे संविधान में शामिल करी थी। तो उसमें हमें 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। संविधान सभा की संविधान पर अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कब करी गई थी? ये हुई थी 26 नवंबर 1949 को। इस दिन अंतिम बैठक इसलिए कहा जाता है, इस दिन हमने 15 आर्टिकल इसी समय पारित कर दिए गए थे। और संविधान सभा की तो ये अंतिम बैठक थी, लेकिन संसद के रूप में इसने कार्य 1952 तक चालू रखा था। क्लियर है आप सभी को? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक रखी गई। संविधान सभा के संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा ने संविधान को ये हमने अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमने सिर्फ इसमें 15 आर्टिकल शामिल किए थे, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल थे? 5 तो नागरिकता से थे, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 शामिल थे। इसमें हमने राष्ट्रपति की शपथ को शामिल किया था, जो आर्टिकल 60 में आती है। जो निर्वाचन आयोग था उससे शामिल किया था, जो 324 में बताया गया है। बाकी के अन्य अनुच्छेद थे जो 389, 390 ऐसे करके आगे 15 पूरे टोटल 15 कानून थे, 15 अधिनियम थे जो हमने 26 नवंबर 1949 को पारित किए थे या संविधान में शामिल किए थे। बाकी का जो हमारा संविधान था वो हमें 26 जनवरी
1950 को हमने अपना पूरा संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया था। किसको? स्वयं को अधिनियमित किया, अंगीकृत किया और आत्मार्पित किया भारत के लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जो संविधान सभा चुनी गई थी उसके मैंने अध्यक्ष आपको बता दिया, राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसी के साथ साथ उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? ये थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। एक व्यक्ति थे वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी, इन्हें दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। वी.टी. कृष्णमाचारी को एच.सी. मुखर्जी के बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया, लेकिन पहले उपाध्यक्ष हमारे एच.सी. मुखर्जी रहेंगे। के.एम. मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू को संघीय समितियां दी गई थी और बी.एन. राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने ही सबसे पहले हमारा जो प्रारूप है, जो संविधान का प्रारूप है, वो हम सबसे पहले बी.एन. राव ने ही प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की वैधानिक सलाह हमने किस लिए ली? जो अभी मैंने आपको बताया, संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? बी.एन. राव जी हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ये प्रारूप समिति से जुड़े हुए थे और इनकी संघीय समिति थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो हमारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वो किसने किया था? ये हमारा किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा गया? संविधान की मार्गदर्शिका। इसे हमने संविधान की मार्गदर्शिका कहा गया। इसे उद्देश्य प्रस्ताव को, इसे संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। सभी बातें क्लियर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, प्रस्तुत किया था 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसे संविधान की मार्गदर्शिका कहा जाता है और संविधान का दर्शन बताया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किस स्थिति को पारित हुआ? किस स्थिति को पारित किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव किस स्थिति को पारित किया गया था? 26, जो अभी हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें 1946 में हमने इसे प्रस्तुत किया था और इसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। जस्ट आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने बाद में ही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में टोटल जो 389 सदस्य थे उसमें से 15 महिलाएं थी। कितनी थी महिलाएं? 15 महिलाएं, जिसमें थी दक्षिणी वेलायुधन। 15 नाम है, तो जो मेन नाम है मैं यहाँ लिख देती हूँ। दक्षिणी वेलायुधन, और बाकी के नाम जो 15 महिलाएं थी वो भी मुझे माइंड में आ नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। एक थी कमला चौधरी, बाकी के नाम या तो आप मुझे मैसेज करके बताइए कि कौन कौन सी थी। तो इसमें 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, ये जो कार्य कर रही थी संविधान सभा संसद के रूप में या फिर विधि बनाने के रूप में, तो इसका अंतिम सत्र कब हुआ था? इसका अंतिम सत्र
संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमने 15 आर्टिकल पेश किए थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। और हमारा जो अंतिम सत्र था संविधान का, वो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 24 जनवरी 1950 है। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। जो पहले 389 सदस्य थे वो निर्वाचन के समय थे, लेकिन 299 कैसे रह गए? क्योंकि मुस्लिमों ने या मुस्लिम सीट्स ने सभी ने इसका बहिष्कार किया था। जो 77 सीटें थी वो इसमें से हट गई थी। और बाकी के कितने रह गए थे? 299 में से कितनों ने संविधान सभा जब हमारी बनी तो 284 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने इस पर अपने साइन किए थे। संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट्स के लिए कितनी सीटें थी? जो पूरे 389 सीट्स थी उनके अंदर कितनी कितनी बांटी गई थी? 296 ब्रिटिश शासन के अधीन आती थी और 93 किसे दी गई थी? प्रिंसली स्टेट को, जिनको देशी रियासतें कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 93 सीटें हमने प्रिंसली स्टेट्स को प्रोवाइड करवाई थी। संविधान सभा के कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? संविधान सभा जो हमारा संविधान बना था उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से थे हमारे 395 अनुच्छेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 395 अनुच्छेद। और इसे 22 भागों में विभाजित किया गया था। और इस समय हमारी कितनी अनुसूचियां थी? हमारी अनुसूचियां इस समय थी 8 अनुसूची, और बाद में हमने इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई है। और वर्तमान में अभी 4 अनुसूचियां हैं। और अभी वर्तमान में हमारे आर्टिकल 490 से अधिक हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 395। हमारे मूल जो संविधान बना था उसमें मूल संविधान में अनुच्छेद थे। क्वेश्चन 20, संविधान सभा ने कितने दिनों तक कार्य किया? जो हमारी संविधान सभा कार्य कर रही थी, संविधान को अपनाने का अलग अलग स्रोत से जो संविधान लिए जा रहे थे या उन पर वाद विवाद चल रहे थे, उन पर कई तरह के प्रश्न वगैरह किए जा रहे थे, उनकी आलोचनाएं करी जा रही थी। तो इसी वाद विवाद में संविधान सभा को बनने में हमें कितना दिन लगा था? ये जो संविधान सभा कितने दिनों तक इसने कार्य किया था? 167 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 167 दिन तक हमारी संविधान सभा ने संविधान के सभा के रूप में कार्य किया। लेकिन यह बाद तक भी संसद के रूप में कार्य करती रही। विधि बनाने का कार्य इसका जारी रहता है और सिर्फ संविधान सभा 167 दिन तक कार्य करती है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? कब किया गया हमारे संविधान को लागू? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। किसे आत्मार्पित किया गया? भारत में रहने वाले लोगों को। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को इसे लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद होता है। किससे? ब्रिटिश शासन से। जब 2 डोमिनियन स्टेट्स बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। 26 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 अभी मैंने आपको बताया संसद के रूप में, संविधान सभा के रूप में अंतिम बैठक हमने 24 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक करी थी। क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है, संविधान सभा का गठन किस पद्धति से हुआ?
किस पद्धति से किया था हमने संविधान सभा का गठन? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन किया गया था। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचन किया गया था। गठन कब हुआ था? किसमें सिफारिश थी? कैबिनेट मिशन द्वारा इसका गठन किया गया। कब किया गया था? 1946 में। और प्रांतीय विधानसभाओं के भी इसमें निम्न सदन के सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। निम्न सदन के सदस्य। क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को? निम्न सदन के सदस्य इसमें शामिल करे गए थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा का गठन किस पद्धति से हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचन किया गया था उस पद्धति से हमारा, इसमें यहाँ पद्धति नहीं आनी चाहिए, इसमें होगा कि किसके द्वारा हमारा चुनाव किया गया था। पद्धति तो होगी एकल संक्रमणीय मत, जो पद्धति अपनाई जाती है उसे पद्धति कहा जाता है। तो इसमें होगा सिर्फ किस तरह से हमारा, किसने चुनाव किया, किसने गठन किया था। क्वेश्चन 23, संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया? संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर? जो अभी हमने पढ़ा 1946 में जो हमारा कैबिनेट मिशन लाया गया, उसकी सिफारिश पर हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया। और ये संविधान सभा का निर्वाचन किस तरह से किया गया था? ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय संविधान सभा का किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें निम्न, जो प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य थे उन्होंने भाग लिया था। और ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया था। सभी को क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? जब विभाजन हो गया था, मुस्लिम सीटें साइड में हो गई थी, या उन्होंने इसका बहिष्कार किया था संविधान सभा का, तो कितने सदस्य रह गए थे? टोटल 299 सदस्य हमारे जो हिंदू शासित थे, या फिर आप कह सकते हैं देशी रियासतों के साथ जो हमने संगठित करके संविधान सभा बनाई थी, उसमें हमारे कितने सदस्य थे? 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा ने राज्य सूची व संवर्ती सूची, अब हम देखेंगे कि हमने कौन से देश से कौन सा जो संविधान तैयार किया है हमने, तो वो कौन से देश से कौन सी बात अपनाई है, संविधान में कौन से पॉइंट कौन से संविधान द्वारा ग्रहण किए गए हैं, कौन से देश से लिए हमने ग्रहण किए हैं। तो संविधान सभा ने राज्य सूची व संवर्ती सूची किस देश से ली है? राज्य सूची व संवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसमें हमारा कनाडा, राज्य सूची व संवर्ती सूची का कौन से देश से लिया हमने? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने राज्य सूची व संवर्ती सूची दोनों को, सिर्फ इसमें संवर्ती सूची बताया गया है, राज्य सूची का इसमें कोई उल्लेख नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया है या नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में है कि राज्य सूची व संवर्ती सूची हमने किससे ली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस पर हमें टिक लगाना है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया से हमने राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय लिए हैं। राज्य सूची जिस पर राज्य अपने कानून बनाती है, और संवर्ती सूची जिसमें राज्य और
केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। कनाडा से हमने मेन कौन सी चीज ली थी? एससी सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करने की शक्ति होती है वो हमने कनाडा से ली है। परिसंघीय ढांचा जो होगा वो हमने कनाडा से लिया है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से अपनाया है। और जो विधायी प्रक्रिया होती है, नागरिकता दी जाती है, वो सभी जो हमारे संविधान में एकल नागरिकता दी गई है वो हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को जो हमने स्वतंत्र रखा है, किसी के भी दबाव में न्यायपालिका हमारी कार्य नहीं करेगी, वो अमेरिका के अंडर आती है। तो अभी हमारा जो राज्य सूची और समवर्ती सूची हमने पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया है। संविधान सभा के लिए प्रारूप तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? जो हमने संविधान तैयार किया है, हमारा जो 60 देशों का जो हमने संविधान को विश्लेषित किया है या विश्लेषण किया है, उसका 60 देशों का संविधान जो हमारे सामने था, उसमें से कौन सी बात लेनी चाहिए, कौन सी बात नहीं, कौन सी बात हमारे देश के लिए सही रहेगी, हमारी संस्कृतियों के हिसाब से हमारे संविधान में क्या क्या बातें ऐड करनी चाहिए, ये सब हमने इस सब में किसका योगदान माना जाता है? तो इस सब में BR अम्बेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है प्रारूप पेश करने के लिए। नेहरू जी जो हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे संविधान सभा के, राजेंद्र प्रसाद जी, KM मुंशी कौन थे? जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंबेडकर जी। संविधान सभा का इन्होंने प्रारूप तैयार करने में काफी योगदान माना जाता है। संविधान सभा की कुल कितनी समितियां हुई थी? जो हमारी संविधान सभा में समितियां बनाई गई थी, तदर्थ समिति थी जिसे एडहोक समिति बताया गया, संघीय समितियां थी, राज्य सूची की समितियां थी, और जो हमारा संविधान तैयार किया गया, ये जो अल्पसंख्यक थे, विशेष अधिकार जिन लोगों को दिया जाना था, उनके लिए अलग से समिति बनाई गई थी। तो इस तरह से करके हमारी टोटल वृहत और लघु पूरी वृहत समितियां 7 थी और लघु समितियां 15 थी। तो टोटल हमारी कितनी समितियां हो गई? 22 समितियां। 22 समितियां हमारी संविधान सभा में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रमुख समिति नहीं थी? संविधान सभा की जो मैंने आपको 7 समितियां बताई थी और जो 15 लघु समितियां थी, उनमें से कौन कौन सी प्रारूप समिति भी इसमें शामिल करी गई थी, नियम समिति भी इसमें शामिल करी गई थी, संचालन समिति भी शामिल करी गई थी, लेकिन वित्त समिति जैसी कोई बात यहाँ नहीं करी गई संविधान में। तो संविधान सभा की ये प्रमुख समिति नहीं थी, वित्त समिति प्रमुख समिति नहीं थी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो हमारे मूल अधिकार होंगे उनके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? BR अम्बेडकर जी को मूल अधिकार का समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेहरू जी को हमने संघीय समितियां दी थी। वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। प्रांतीय संविधान समिति जो प्रांतों के लिए, जो प्रांत होंगे, उच्चायुक्त प्रांत थे या फिर जो प्रांत थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे उस समय, तो उनके लिए संविधान बनाने का कार्य पटेल जी को सौंपा गया, वल्लभ भाई पटेल को। और जो
नेहरू थे, उनको, जवाहरलाल नेहरू को संघीय संविधान समिति सौंपी गई। अंबेडकर जी को प्रारूप समिति सौंपी गई थी, उसके अध्यक्ष थे, और मूल अधिकार समिति भी भीमराव अंबेडकर के अंडर आती थी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ की शक्ति किसके पास होगी? जो मैंने अभी आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू जी के पास संघ शक्ति समिति थी। किस समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सिफारिश की? कौन सी समिति ने की थी? किस केंद्र और राज्यों का अलग अलग से समिति बनाई जानी चाहिए? ये किसने बताया था कि केंद्र और राज्यों के विषय अलग अलग किए जाने चाहिए? तो ये थी संघ समिति, जिसने संघ समिति में अगर सारे विषय संघ के पास आ जाते तो काफी कार्यभार बढ़ सकता था, इसलिए उसने संघ को भी संघ के विषय अलग रखे और राज्यों को अपने विषय अलग रखने का मौका दिया। तो केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन संघ शक्ति की सिफारिशों में शामिल किया गया है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रांतों को, जो मैंने अभी आपको बताया, वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया था। अंबेडकर प्रारूप समिति से थे, ये संघीय समिति से शामिल थे। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस समिति से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य किसने बताए थे? अभी हमने मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़े हैं, जो आर्टिकल हमारे 51A से जुड़े हुए हैं, तो वो किसने बताए थे? कौन सी समिति? इसमें से आप बता सकते हैं, एक आइडिया कर सकते हैं, लेकिन इसमें से ना गांधी समिति है, ना नेहरू समिति होगी, ना वर्ण समिति। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में किया गया था, 1972 में जो संविधान संशोधन किया गया 42वां, उसके द्वारा हमने आर्टिकल 51A को जोड़ा था, जिसमें हमारे 10 मूल कर्तव्य शामिल है और वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। एक नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की जनगणना, संविधान बनाना, चुनाव कराना या राज्यों का पुनर्गठन करना। राज्यों के पुनर्गठन की बात तो इलेक्शन होने के बाद में शुरू हुई थी। चुनाव कराना भी संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना, कि हमारा अपना एक अलग से संविधान होना चाहिए। अगर भारत संप्रभु जब राज्य बन ही गया है, देश बन ही गया है, तो उसका संविधान भी एक अपना संविधान अलग होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंदर हम अब शासित नहीं रह सकते, तो इसलिए हमारा संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? संविधान बनाना। संविधान सभा का प्रारूप किस भाषा में लिखा गया था? हमें संविधान को बनाने के बाद में किसके सामने? ब्रिटिश शासन के सामने प्रस्तुत करना था। तो ब्रिटिशर्स ये तो नहीं थे कि उसे हिंदी, उर्दू या संस्कृत में पढ़ पाते। तो जो हमारे संविधान बनाने वाले, संविधान का निर्माण करने वाले जो थे, उन्होंने हमारा संविधान, पूरा जो संविधान बना था, उसे इंग्लिश में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि संविधान में जो 8th अनुसूची है हमारी, उसमें अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई है, उसमें उसे शामिल नहीं किया गया है। और अभी हमारी 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं शामिल करी गई है, जिसमें ये तीनों भाषाएं शामिल है। लेकिन संविधान सभा का प्रारूप अंग्रेजी में बना था। संविधान सभा में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किसने दिया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। किसने दिया था ये प्रस्ताव कि हमारा देश 15 अगस्त को हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे? ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
संविधान सभा किस प्रकार की सभा थी? जब हमारा संविधान बन गया था, जब संविधान सभा बनी थी, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर। तो उस समय क्या हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे या फिर हमें स्वतंत्रता मिल गई थी? हम इस समय ये कह सकते हैं कि हम आधे स्वतंत्र थे और आधे अधीन थे। मतलब उन्होंने यह घोषित कर दिया था ब्रिटिश शासन ने कि आप अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। आपको स्वतंत्र 1947 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य बना दिए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान करके। तो ये एक अर्ध संप्रभु कह सकते हैं हम इसे, अर्ध संप्रभु। हमारी संविधान सभा कैसी थी? अर्ध संप्रभु थी। इसमें हमारी संप्रभुता पूरी, जो हमारा प्रभुत्व होना चाहिए किसी चीज पर, तो हमारा संविधान सभा पर पूर्णतया प्रभुत्व नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि एक अर्ध संप्रभु संस्था बनी थी या संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा में सबसे अधिक बहस किस बात पर हुई? संविधान जो हमारे काफी सारे बातें जो उसमें ऐड करी जा रही थी या अधिनियम उसमें जोड़े जा रहे थे, आर्टिकल्स उसमें जोड़े जा रहे थे, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्या कि किस चीज पर सबसे अधिक बहस हमने किस चीज पर की होगी? क्या वो डीपीएसपी जो हमने जोड़े हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मूल कर्तव्य तो हमने बाद में जोड़े हैं, या फिर राष्ट्रपति को लेकर, या हमारी न्यायपालिका को लेकर, राज्यों में वाद विवाद को लेकर, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में? केंद्र राज्य संबंधों में तो इस बारे में तो कोई बहस हुई नहीं है ना। समवर्ती सूची अलग कर दी गई और केंद्र और राज्यों को अलग अलग रखा गया है। प्रस्तावना, इसे भी स्वतंत्र तरीके से हमें सौंप दिया गया था। और जो मूल अधिकार थे कि किसे मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, जो भारत में रह रहे हैं नागरिक, उनको कौन कौन से मूल अधिकार दिए जाएंगे, जो बाहर वाले देश से जो हमारे भारत में जो नागरिक आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, उन्हें कौन कौन से नागरिकता दी जानी चाहिए या मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। तो हमारी सबसे अधिक बहस किस टॉपिक पर हुई थी? मूल अधिकार पर हमारी सबसे ज्यादा बहस छिड़ी थी संविधान सभा में। संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? F.A. एंथनी, इन्होंने संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में जो सदस्य थे, ये भी सदस्य, अंबेडकर जी भी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, और वी.टी. कृष्णमाचारी, कर्णन नहीं है ये, कृष्णमाचारी है, जो हमारे उपाध्यक्ष थे। तो इन तीनों ने तो जब हमारी संविधान सभा बनी थी उसके सदस्य भी थे, तो जो सदस्य होंगे वो तो साइन करेंगे ही। तो इनका सबसे लास्ट में सिग्नेचर किसका हुआ? F.A. एंथनी का। संविधान सभा व असेंबली को किसने भंग किया? किसने भंग किया था? इसे स्वतः भंग किया गया था, क्योंकि चुनाव करवाने थे, चुनाव करवाने का समय आ गया था, तो संविधान सभा ने असेंबली को स्वयं ही भंग कर दिया था। इसके बाद में भी वह संसद के रूप में कार्य करती रही, विधि विधान बनाती रही, लेकिन जो संविधान सभा थी उसको भंग 1950 में कर दिया गया था और 1952 तक संसद के रूप में संविधान सभा अपना कार्य करती रही। संसदीय शासन प्रणाली भारत में किस देश से ली गई? जो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने संविधान से लिया है वो कौन कौन से संविधान से क्या क्या लिया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली हमने किससे ली है? ये हमने ब्रिटेन से उधार ली है संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, राष्ट्रपति जी की शक्तियां ली है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लागू किया जा सकता है वो हमने अमेरिका से लिया है। कनाडा से हमने परिसंघीय ढांचा, जो अभी पहले क्वेश्चन आया था, कनाडा से हमने क्या लिया है? परिसंघीय ढांचा लिया है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो केंद्र के पास रखी जाएगी। कनाडा से परिसंघीय ढांचा, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो
संघ के पास शामिल करी जाएगी। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने 3 शब्द लिए हैं जिसमें शामिल है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं। समानता, बंधुता और स्वतंत्रता जैसे शब्द हमने किससे लिए हैं? फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से हमने कैरी किए हैं। मौलिक अधिकारों का स्रोत, मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं? क्या कोई बता सकता है मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं? जो हमारे मूल अधिकार का, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं मौलिक अधिकार, वो हमने किससे लिए हैं? जो आर्टिकल 12 से 35 में शामिल किए गए हैं। भाग 3 में हमारा अभी अभी ये टॉपिक पूरा हो चुका है। जो हमने किससे लिए हैं? अमेरिका से हमने हमारे मूल अधिकार कैरी किए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की भारत में शक्ति किससे ली है? हमने अमेरिका से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली है। कनाडा से हमने परिसंघीय ढांचा शामिल किया है। अवशिष्ट शक्तियां, जिसे कहा जाता है कि हमारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। और इसी के साथ साथ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है, जो राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति दी गई है, वो भी हमने कनाडा से ली है। आयरलैंड से हमने, आगे देखेंगे, हमने डीपीएसपी उधार लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने अमेरिका से उधार ली है। स्वतंत्र न्यायपालिका विचार कहाँ से लिया गया है कि हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। ये ना तो विधायिका के अंडर कार्य करेगी, ना कार्यपालिका के अंडर कार्य करेगी। तो यह है हमने स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से इसको उधार लिया है, या अमेरिका के संविधान से हमने ये विचार वहां से लिया है। डीपीएसपी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 में शामिल करे गए हैं, वो अभी हम, जो हमारी अगली क्लासेस होगी उसमें हमें डीपीएसपी को ही पढ़ना है कि डीपीएसपी में क्या क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या शामिल किया गया है। तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी उधार लिए हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां आ जाती है। विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, और जो हमारा प्रस्तावना है उसकी पहली पंक्ति, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए, ये वाली पंक्ति भी हमने अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से ली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? तो हमने हमारा जो संघीय ढांचा है वो किससे लिया है? वो भी हमने अमेरिका से लिया है। संघीय ढांचा, सॉरी, जो हमारा संघीय ढांचा तो हमने कनाडा से लिया है। परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां बताई गई है, वो हमने कनाडा से लिया है। इसमें हमारे राष्ट्रपति से, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का दावा, हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने, ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी शक्तियां ली है, या आप कह सकते हैं कि अधिनियम लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक करी जाएगी, दोनों सदन कौन से? उच्च सदन और निम्न सदन, इन दोनों की संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी उधार लिए हैं, या ये विचार हमने हमारे संविधान में जोड़े हैं। आपातकालीन प्रावधान, जो आपातकाल की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो हमने कहाँ से अपनाई है आपातकाल की? ये ऑप्शन शायद, वैसे तो हमने वाइमर रूस से, जो वाइमर डेमोक्रेटिक वाइमर बताया गया है, इसे रूस को ही वाइमर बताया गया था, वाइमर के नाम से। तो इसमें इसका आंसर तो रूस हो जाएगा। लेकिन जो हमने आपातकालीन प्रावधान है वो हमने मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। भारत शासन अधिनियम
1935 से हमने आपातकालीन प्रावधान भारत शासन अधिनियम से कैरी किए हैं। न्यायपालिका के एकीकृत ढांचे की प्रेरणा कि हमारे न्यायपालिका को सर्वोपरि रखा जाएगा, ये हमने कहाँ से ली है? ये प्रेरणा अमेरिका से। अमेरिका में न्यायालय को एकल रखा गया है, किसी के अधीन नहीं रखा गया है। कानून के समान संरक्षण किस देश से? कानून की मैंने आपको दो परिभाषा बताई थी, एक तो कानून के समान संरक्षण था, एक कानून विधि के सम्यक प्रक्रिया थी, और एक विधि के समान संरक्षण था। तो ये समान संरक्षण होगा अमेरिका से, हमने ये बात ली है विधि की। कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समता हमने किससे ली है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि कानून के समक्ष समता हमने किससे ली है, तो आपको आंसर करके बताना है इस चीज का कि हमने कानून के समक्ष समता किससे ली है? समक्ष समता, ये संरक्षण की बात करी गई है जो अमेरिका से है, और विधि की समक्ष समता हमने किससे ली है? यह आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? जो हमारी संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं। हमारी संसद किसी भी कानून को कटौती कर सकती है या किसी अधिनियम के द्वारा उसमें जोड़ भी सकती है, किसी भी कानून को, अधिनियम को संशोधन कर सकती है। तो हमारे संसद को सर्वोपरि रखा गया है इस चीज में। सर्वोपरि तो हमारी न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका से नीचे अगर किसी की बात आती है तो वो संसद को है। और ये संसदीय विशेषाधिकार हमने किससे लिए हैं? जो संसद को विशेषता दी गई है, संसद के विशेषाधिकार शामिल किए गए हैं, वो एक सेकंड वेट कीजिएगा। इसका आंसर शायद फ्रांस होना चाहिए, लेकिन इसमें मिसप्रिंट हुआ है कुछ। संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय विशेषाधिकार, हमने यह संसदीय विशेषाधिकार नहीं, संसदीय शासन व्यवस्था आएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। शासन व्यवस्था, जो संसद जो शासन व्यवस्था बनाएगी और उसे चलाएगी, वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। तो आज के हमारे ये क्वेश्चंस यहाँ पूरे हो जाते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी को जो हमने पढ़ा था वो अच्छे से रिवाइज हो गया है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और आप वहाँ से हमारे जो भी आपको मटेरियल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, वो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आराम से उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से चालू करिए या उसे कंटिन्यू करिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।